नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज प्रसून। आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अन्नामलई ने फाइनली बीजेपी से रिज़ाइन कर दिया है। का इस चीज़ के कयास 2024 के इलेक्शंस के बाद से ही शुरू हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आनी शुरू हुई थी। एआईएडीएमके को के साथ गठबंधन को लेकर काफ़ी बातचीत हुई थी। अन्नामलई वाज़ नेवर इन फेवर ऑफ जॉइनिंग हैंड्स विद एआईएडीएमके एंड वहीं से सुनने में आता था कि बातें बिगड़नी शुरू हुई हैं। खैर, इस पे वी डू ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू और जो निकल कर आ रहा है वो मैं ये बोलूँगी कि अगर जितना मैं समझ पा रही हूँ शाह जी को, तो या फिर अन्नामलई को, अन्नामलई इज़ अ फायर ब्रांड वॉलंटरी मतलब इन्होंने आईपीएस अपनी मर्ज़ी से छोड़ी थी। डीएमके की फाइल्स 1 एंड डीएमके की फाइल्स 2 के बाद जो डीएमके के अगेंस्ट में जो सेंटिमेंट बिल्डअप हुआ था पूरे तमिलनाडु में, उसका ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। पंकज जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। स्टार्ट करते हैं, ओवर टू यू। मैं तमाम चैनल्स वगैरह पे जो ओपिनियन आ रहा है वो सब देख रहा हूँ। एक चैनल ने कहा कि वो राज्यसभा के लिए पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरह की घोषणा की। एक दूसरे चैनल ने कहा कि वो एक टीवी के पार्टी जोसेफ विजय उसका परफॉर्मेंस को देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस है, इनको लगता है कि ये मेरी जमीन थी जिसपे टीवीके ने कल्टीवेट किया और मुख्यमंत्री बना, तो मैं क्यों नहीं ये मूवमेंट शुरू कर सकता। मैं हर तरह के ओपिनियन देख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पॉलिटिकल जो कवर कर रहा हूँ उस पत्रकारिता के करियर में पॉलिटिकली जो भी मैंने देखा समझा जाना है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि बीजेपी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने वाला है और अमित शाह उसको टाइम दे रहे हैं मुलाकात करने के लिए। एग्जैक्टली। या फिर जो खबरें आ रही है उसके अनुसार नरेंद्र मोदी भी मुलाकात के लिए वक्त दे सकते हैं। मैंने आज एक तक इसमें नहीं देखा। और मैंने सुना है, अभी 2-4 चैनल पे आना शुरू हुआ है। बंद कमरे में गाली गलौज हुई अन्नामलई और शाह के बीच में। बंद कमरे में बहुत जूते पड़े। कहा कि तेरे को बच्चे की तरह रखा था, तेरे को ये किया, तेरे को वो किया, तूने धोखा दिया। आई मीन देखिए, मसाला पूरा परोसा जा रहा है इस वक्त मीडिया में, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद अब ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल की विक्ट्री के जी बाद। जी। जी। मैंने एक आपको अपने दूसरे मोबाइल से एक दी है वो तस्वीर, जब अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं अन्नामलाई के साथ, और वो तस्वीर देखिए दोनों, और क्या आपको मारपीट की तस्वीर दिखाई दे रही है? अगर वो पॉसिबल हो तो थोड़ी देर में ऑन स्क्रीन पे भी वो एक बार दिखा दीजिएगा अगर हो सके तो। दूसरी बात कि यार, अन्नामलई जाकर और बंद कमरे में अमित शाह ये बचकाना, मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं जो दूसरे मैं फिर मिस कर जाऊंगा जो मैं बताने जा रहा हूं कि इतने बड़े आज मैं मेरी पत्रकारिता 24-25 साल की हुई, मैंने कभी नहीं देखा कि बीजेपी का कोई आलाकमान मुलाकात कर रहा है और उस व्यक्ति से जिसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। पहले नितिन नवीन को रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात होती है। दिस इज अनयूजुअल। और अगर जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मोदी जी से मुलाकात होती है, तो ये तो आश्चर्य हो जाएगा, घोर आश्चर्य। अब आप एक चीज गौर कीजिए, हाँ ये बताइए, ये मारपीट की तस्वीर दोनों में लग रही है? लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का घुसा और लात गाली गलौज किया है? क्या करते हैं यार, पत्रकारिता के नाम पे कुछ भी बोलते हैं लोग। वामपंथी पत्रकार यही अभी परोस रहे हैं। फिलहाल उनकी तो लॉटरी लगी हुई है, उनको ये नहीं पता है कि पीछे चल क्या रहा है। ओवर टू यू जी। जी जी जी। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि मान लिया कि द्रविड़ पॉलिटिक्स से तमिलनाडु के लोगों का मोह भंग हो रहा है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी, डीएमके डाउनफॉल, एआईएडीएमके बर्बाद। अब उस स्पेस में एक पार्टी आ गई टीवी के, जी, एक पार्टी टीवी के आ गई विजय जोसेफ की, और दूसरी पार्टी अन्नामलाई की एक आ गई। जस्ट एक मैं कैनवास बता रहा हूं, आप इमेजिन करो। और दोनों एक दूसरे पे खूब आक्रमण कर रहे हैं। विजय जोसेफ बोल रहा है अन्नामलाई को, अन्ना बोल रहा है विजय जोसेफ को बोल रहा है। एक कह रहा है कि नहीं सेकुलरिज्म रहेगा, वो क्रिश्चियन है। दूसरा कह रहा है नहीं नेशनलिस्ट रहेगा, तमिलियन कल्चर इज नॉट क्रिश्चियन कल्चर, इट्स ऑल अबाउट इंडियन कल्चर। ये सब कह रहा है, पूरा मीडिया वॉर हो रहा है। और धीरे धीरे दोनों पार्टियां, जो पुरानी बूढ़ी पार्टियां, दोनों नेपथ्य में जा रही है। 5 साल बाद सीन ऐसा होगा कि एक तरफ विजय जोसेफ, एक तरफ अन्नामलाई।
तमिलनाडु की राजनीति, उसी तरह जैसे एक तरफ करुणानिधि और एक तरफ जयललिता, जो उसके बाद हुआ था, मैं ये होता हुआ देख रहा हूं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। स्टालिन के जाने के बाद डीएमके का कोई माई बाप नहीं। उदयनिधि जो है उसका लड़का, जो स्टालिन का लड़का है, वो तेजस्वी और मैं क्या बोलूं, उस तरह जो बड़े बड़े के बेटे होते हैं उनसे भी गया बीता है। उदयनिधि नहीं चला सकेगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को, डीएमके एक अवशेष बनकर रह जाएगी स्टालिन के जाने के बाद। इधर जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके की हालत पहले से खराब थी। 3 फैक्शन था, जो सबसे बड़ा फैक्शन जो कि पलानीस्वामी के पास आया था वो भी डिसइंटीग्रेट कर गया, वो 22 चले गए विजय थलापति का। ये पार्टी का तो इतिश्री 7वां अध्याय समाप्त हो ही गया एआईडीएमके का। अब वो स्पेस जब डीएमके चली जाएगी, एआईडीएमके चली जाएगी, तो स्पेस कौन कैप्चर करेगा? वो कैप्चर कर रहे हैं विजय जोसेफ और अन्नामलाई, ये दोनों। एक इतना सीन समझ में आ गया। अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है जो और इंटरेस्टिंग है। जब विजय जोसेफ दिल्ली आते हैं, उनको एक ग्रैंड वेलकम दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। वो तस्वीरें देखिए, तो वो भी मुलाकात करते हैं, उनकी भी मुलाकात होती है अमित शाह और वगैरह, नरेंद्र मोदी वगैरह से। एक ऐसी पार्टी जो कि घोर एंटी बीजेपी है, उसका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। दूसरी ऐसी पार्टी जो कि बीजेपी छोड़ के गई, उसका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े प्लान के दोनों हिस्से हों? आई डोंट नो। मैं बार बार बोलता हूं कि तमिलनाडु की राजनीति आज नहीं शुरू हो रही है। आप 2026 देख रहे हैं तो बार बार मात खाएंगे। 2031 देखिएगा तो थोड़ी थोड़ी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी कि क्या सिचुएशन है। दोनों हमारे ही हैं। ये अमित शाह राजनीति शतरंज की बिसात की तरह खेलते हैं। ये देखिए, हां, अब ये मोदी और ये विजय जोसेफ की पार्टी, अब वहां दोनों पार्टी क्लेम कर रही कि द्रविडियन राजनीति करते हैं, वी आर अगेंस्ट हिंदी हिंदू जो वो है वो। लेकिन एक पार्टी थोड़ा सा क्रिश्चियन टच लिए हुए है, एक पार्टी थोड़ा सा हिंदू टच लिए हुए, अन्नामलाई वाली। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला है और दोनों लाडले हैं मोदी अमित शाह के, दोनों लाडले। आप बहुत अब बड़ी मैं बात एक बोल और, रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं। कैसे हो गए जी? अरे जोसेफ विजय लाडले अगर नहीं होते, ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक और कहानी मैं बताता हूं, तब शायद कुछ और क्लियर हो। कांग्रेस गई विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विजय जोसेफ के पास। उसमें मनिकम टैगोर थे और एक उनका बंगाली नाम है प्रणव, नहीं कोई मुखर्जी बनर्जी, मैं उनका एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूं। ये 2 लोग गए थे विजय जोसेफ के पास कि हमारा गठबंधन हो जाए और केरला में भी आप आइए चुनाव लड़ने। उस वक्त केरल में एंट्री चाहते थे विजय जोसेफ का, क्योंकि फैन फॉलोइंग वगैरह बहुत है। ये कांग्रेस की इच्छा थी और वो चाहते थे कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस टीवीके के साथ जाकर लड़े। उस वक्त 3 राउंड की बातचीत हुई थी। विजय जोसेफ ने मना कर दिया, बोला चुनाव के बाद आइएगा, और केरला लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब इसी बीच एक कहानी है, आई डोंट नो उसका, मैं देखिए, मैं एक चीज और मैं बताती सूत्रधार नहीं हूं। मैंने विजय जोसेफ पे डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, पर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जो आप रख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मिलने गए हैं, आपने इनके हाथ में देखा, इनके हाथ में हर जगह कलावा है। कई लोगों ने उसको जूम इन करके दिखाया हुआ है विजय जोसेफ के राइट हैंड में। मैं व्यूअर से अभी मैं जूम्ड वाला फोटोग्राफ दिखा दूंगी। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लोगों को देखने में भी आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मे बी वो भी ठीक हो, बट एक चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ समझ में आ रही है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में गेम बहुत बड़ा खेला जा रहा है, और उस गेम का जो एंड रिजल्ट है, अगर मैं कहूँ, तो उस गेम में जो सबसे बड़ी हार है वो है एआईएडीएमके और डीएमके की। बिल्कुल। जो द्रविडियन पॉलिटिक्स रही है इनकी, एंटी हिंदू एंटी इंडिया पॉलिटिक्स रही है, उसको खत्म करने की, वो चाहे वो अन्नामलाई के थ्रू हो या फिर वो जोसेफ विजय के साथ में मिलजुल कर बातचीत कर कर जो भी पीछे की जो भी अंडरस्टैंडिंग्स, तिकड़मबाजियां या चाले चलने हो, वो भी हो। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया है। मेरे पास अभी तक जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज आए हैं वो बहुत अलग तरीके के आए हैं। डीप स्टेट को लेकर आया है,
इनकी जो होने वाली मैडम है वो किस तरीके से जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन वो तिरुमला तिरुपति जाती हैं, एंड wherever she goes she puts around. By the way, इनकी जो पहली वाइफ है जोसेफ विजय की, she has linkages, इनके फादर के linkages रहे हैं LTTE, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन फंडेड फ्रॉम नॉर्वे. एंड बिल्कुल द बिल्कुल सेकंड वन बिल्कुल। जिनके साथ अब वो बहुत क्लोज हो रहे हैं वो हार्डकोर हिंदू मानी जाती है, हार्डकोर हिंदू प्रथा को मानने वाली है. मैं वापस आती हूँ अन्नामलाई पे. अन्नामलाई का जी। जाना आप कैसे देख रहे हो जी? मैंने वही बात बताया कि एक बड़े गेम का हिस्सा है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा बीजेपी छोड़ के जा रहा है जिससे जो मुलाकात करने के बाद जा रहा है, और वो ये भी बोल रहा है कि आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी ऑल्सो. ये जोड़ा है अन्नामलाई ने. जब वो चेन्नई वापस जाने के लिए वो आ रहे थे, मुझे पता नहीं कि वो चेन्नई जा रहे हैं या अभी मुलाकात बाकी है प्रधानमंत्री जी से, ये नहीं पता, लेकिन उनका जो आखिरी बयान जो कि पब्लिकली दिया गया है वो ये है कि आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अमित शाह जी एंड मोदी जी, और जो मेरी पार्टी बनेगी भी वो तमिल कल्चर सेंट्रिक नेशनलिस्ट पार्टी होगी. अगर मैं जो मूवमेंट भी शुरू करूंगा वो भी नेशनलिस्ट विथ तमिल कल्चर विथ अ टच ऑफ हिंदुइज्म, ये रहेगा वहां. दूसरी जो पार्टी है वहां पे वो भी है तमिल कल्चर विथ ए टच ऑफ क्रिश्चियनिटी. अब मैं एक और बता रहा हूं, ये शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा. खबर ये है कि दुबई में एक बैठक हुई है तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले. जस्ट उसके आने के बाद ईडी की छापेमारी होती है. ईडी की छापेमारी, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, विजय जोसेफ के यहां. और फिर वो बाहर निकलकर अनाउंस करते हैं कि आई एम इनटू पॉलिटिक्स और मैं आ रहा हूं टीवीके को लेकर. तो जरा सोचिए कि दुबई में मुलाकात, सेंटर की जांच एजेंसी का छापा, और फिर पॉलिटिक्स में आना और यह कहना कि डीएमके हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है. यह कहा है उन्होंने पब्लिकली. पूरा गेम प्लान यह था कि जब तक ये दोनों पार्टियां रहेंगी, जब तक डीएमके एआईएडीएमके रहेगी, तब तक किसी चीज के लिए स्पेस नहीं है. जकड़े हुए थे तमिलनाडु के लोग. इनको फ्री करना है, दोनों तरफ के लोगों को. आइदर यू आर बीजेपी हेटर, आरएसएस हेटर, उनके लिए भी एक विकल्प खड़ा करो, और वैसे लोग जो कि सफोकेट कर रहे हैं द्रविड़ पॉलिटिक्स से, जो कि नेशनलिस्ट, हिंदू, हिंदी को उतना बुरा नहीं मानते, उनके लिए भी एक पार्टी खड़ी करो. मैं गायत्री जी आपसे एक सवाल करता हूं. आपके पास दो चॉइस हो. एक राष्ट्रवादी के रूप में आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा. एक चॉइस हो विजय और दूसरी चॉइस हो स्टालिन और उसका बेटा उदयनिधि. आपका वोट किधर जाएगा? विजय, नो डाउट. एग्जैक्टली यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बीजेपी के भी जो पसंद वाले हैं वो ज्यादा, मतलब डीएमके को नहीं देके विजय की तरफ आएंगे. मतलब विजय कम ऑर्थोडॉक्स है, कम हिंदू हेटर है स्टालिन और उसके बेटे के मुकाबले. हमें एक ऐसी पार्टी बनाना था जो कि उतनी ज्यादा हिंदुओं से हेट नहीं करे, थोड़ा सा मॉडर्न हो, थोड़ा सा लिबरल अप्रोच हो, भले ही वो क्रिश्चियन पार्टी हो, लेकिन एक इतनी गुंजाइश छोड़ दे कि वो एक स्पेस दे वहां के रहने वाले हिंदुओं के लिए. वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है विजय जोसेफ की पार्टी. सारे डीएमके के कैडर और उस तरह का लेके भी बीजेपी हेटर्स हैं वहां पे, लेकिन वो पार्टी उतनी बीजेपी आरएसएस हिंदू को हेट नहीं करती जितना कि डीएमके कर रहा है. थोड़ी सी लिबरल है, और थोड़ा सा बिल्कुल एक्सट्रीम हिंदू वाला पार्टी आरएसएस वहां चल नहीं पा रहा है तमिलनाडु. तो एक तमिल कल्चर का पेंट करके एक हिंदूवादी पार्टी खड़ी की जाए. अब ये दोनों के बीच में राजनीति होगी. बीजेपी की क्या क्या कमियां रह गई हैं, या फिर वहां की जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की? क्योंकि आई रिमेम्बर हमने अन्नामलाई को स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल पहले हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते थे. आई मीन फायर ब्रांड, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट टॉक करने वाला, हिम्मत नहीं हारने वाले. इन्होंने किलोमीटर्स की पद यात्रा की है, अपने ऊपर कोड़े बरसाए हैं, हमने वो स्टेज भी देखा है. ऐसा क्या है कि बीजेपी में रहकर वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो बीजेपी से बाहर निकल कर करना चाह रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल. ये मैं सोच रहा था कि कोई मेरे से पूछता. तमिलनाडु की जमीन और वहां का पॉलिटिकल वातावरण ऐसा है ना कि अभी बीजेपी के लिए रेडी नहीं है. जैसे हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं कि निराला बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन वो समय के आगे के कवि थे. उसी तरह जो बीजेपी की राजनीति है, अभी जो तमिलनाडु की जमीन है, राजनीतिक जमीन, इन्होंने
40-50 साल में ऐसा कर दिया है वो द्रविड़ आइडेंटिटी के नाम पे कि मतलब कि लगभग समग्र तमिलनाडु की जनता बीजेपी की राजनीति को दिल्ली की राजनीति मानती है, बाहरी पार्टी मानती है, नॉर्थ इंडियन पार्टी मानती है। उस जमीन को थोड़ा ठंडा करना है। उस ठंडा करने के लिए हमें पानी डालने वाला चाहिए, जो कि बीजेपी जैसे ही वहां पे एंटर करेगी वो नफरत हो जाएगा। फिर नहीं, ये नहीं चाहिए। तो हमें वहीं से कुछ क्रिएट करना है ऐसा कि जो कि हमारे फ्यूचर के लिए फिर ग्राउंड तैयार करे। तमिलनाडु में एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना है तमिलनाडु में, द जनरेशन दैट डजंट हेट बीजेपी सो मच, जो कि हिंदी से उतनी नफरत नहीं करती हो, जो कि नॉर्थ इंडियन से उतनी नफरत नहीं करती हो। अब वो लेयर होते हैं ना, जैसे कि एकदम नीचे गर्म है तो उससे कम एक विजय जोसेफ और अन्नामलाई को लाया गया, ये थोड़ी सी ठंडी जमीन करेंगे तब बीजेपी के लिए वहां पे जमीन मुफीद होगी, तब वहां पे स्पेस बनेगा आने के लिए। जैसे कम्युनिस्ट, अचानक कम्युनिस्ट के बाद बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है कहीं भी, लेकिन एमसीआई तब बीजेपी का आना फिर पॉसिबल हो जाता है। या फिर केरल में, सॉरी, फिर केरल में जाइएगा तो बिल्कुल सीपीआई को हराकर बीजेपी का आना केरल में मुश्किल है, लेकिन अभी पिनराई विजयन हटे हैं, कांग्रेस आई है, तब अगली बार जमीन देखेगा अपने आप आपको ज्यादा फर्टाइल नजर आएगी, फर्टाइल हो जाएगी। एक तो चीज और भी है ना, एक जो, जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी सॉरी, जी बताएं। तो मैं ये बता रहा था कि आइडियोलॉजिकली जब लोगों का ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका होता है, तो कि मान लिया कि एकदम लेफ्टिस्ट ब्रेन वॉश हो चुका है, तो इसको बिल्कुल तुरंत राइट आने में समय लगता है। पहले वो सेंट्रिस्ट आएंगे, तब वो राइट आएंगे। ये हर जगह की साइकोलॉजी होती है, इसलिए बिल्कुल अब ब्रेन वॉश है। वो डीएमके के द्वारा या एआईडीएमके की राजनीति है। बीजेपी को पसंद ही नहीं करते, तो उनके लिए पहले सेंट्रिस्ट लाना होगा, जिसके लिए अन्नामलाई या विजय जोसेफ एक पड़ाव होंगे, तब जाके बीजेपी के लिए जमीन तैयार होगी। ये हर जगह का आप देखिए, कहीं भी आप, सही बोल रहे हैं। बीजेपी हमें, हाँ, वेस्ट बंगाल में भी ऐसे हुआ, कम्युनिस्ट आई, फिर टीएमसी आई और फिर उसके बाद बीजेपी आई, राइट। बीजेपी आई। एक चीज और है वहां पे लोगों के अंदर, जैसा भी आपने बोला, 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सेंटर पे कोई भी बैठी हुई पार्टी हो तो उनके अंदर एक नफरत हो जाती है सेंटर की पार्टी के अंदर। वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट्स में एक ऐसी भाव भंगिमा रही है, एक ऐसा कल्चर लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है धीरे धीरे, कि सेंटर में बैठी हुई पार्टीज को हमेशा हेट करते रहे। एंड क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पले बड़े इसी पे कि ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, राइट। तो उसको उन्होंने उन्होंने उसको यूज करके लोगों को यूनाइट किया और लोगों के अंदर जहर घोला है एक्चुअली, देखा जाए तो हिंदुइज्म के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। तो उसको एक वहीं की लोकल पार्टी जो वहां की प्रॉब्लम समझती हो, जो वहां पे जैसा भी आपने कहा कि वहां की जमीन ठंडी करे, एक बीच में ब्रिजिंग गैप बने। अच्छा, विजय जोसेफ का एक सबसे बढ़िया काम ये कांटे से कांटा निकालना। इन्होंने एक टाइम पे, इन महाशय ने, ये टिके या नहीं टिके पॉलिटिक्स में वो बात की बात है, 5 साल में नजर आ जाएगा, इन्होंने एक समय का 2 पार्टीज को खत्म कर दिया, एआईएडीएमके को भी खत्म कर दिया और डीएमके को भी खत्म कर दिया। आज के डेट में कोई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो इन्हीं की है। तो आई थिंक उस बैकग्राउंड में अन्नामलाई को लेकर आना एक बहुत, इतिहास में भी तो एग्जाम्पल रहा है पंकज जी। येदुरप्पा, उन्होंने भी कर्नाटका जनता पार्टी 2012 में बनाई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत राज्य में, जैसे देखिए अगर बिहार में अगर लालू के तुरंत बाद की बात करें तो बीजेपी का आना बहुत मुश्किल था। बीजेपी का मुख्यमंत्री इसके लिए जरूरी था बीच में कोई नीतीश कुमार रहे। वो इस तरह के पॉलिटिकल फीडिंग होती है ना जनता की, कि वो एक तय माइंडसेट, जैसे कि अब ईस्ट इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि चाहे वो पहले ट्राइबल्स इलाके जो थे, यहाँ पे झारखंड में हो या ये उड़ीसा में हो, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो था वो बहुत मतलब कि एक्सट्रीम तक ले गए थे। यहां तक ले गए थे कि उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि जो विलय है भारत के साथ, 5th शेड्यूल एरिया का विलय है, वो कंप्लीट ही नहीं, इसलिए यू आर नॉट इंडियन, ये बता रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज। उसके लिए अगर अचानक से बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी सरकार चली जाती तो क्लैशेज अचानक होते वहां पे। तो आप देखिए कि इन सारे राज्यों में एक ट्रांजिशन हुआ है, जैसे पहले नवीन पटनायक आए तब बीजेपी आई, या फिर वहां कांग्रेस पहले आया
अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो जोगी आए, जैसे अब भूपेंद्र पटेल आए, जोगी के बाद तुरंत रमन सिंह आए। रमन सिंह वाज बहुत हार्डलाइनर नहीं थे रमन सिंह, वो सॉफ्ट थे इसलिए सरवाइव कर सके। अभी जो हैं ये सोए साहब, ये थोड़ा सा ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरियों पर अटैकिंग में है, क्योंकि उनकी राजनीति वही जसपुर इलाके से शुरू हुई है। ये कहीं का भी होता है, तो मैं ये बता रहा था कि तमिलनाडु में भी वही एक्सपेरिमेंट दोहराया जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं कि तमिलनाडु बहुत रिसोर्सफुल स्टेट है। अगर आप ग्रेजुअल बीजेपी के राइज को देखिएगा तो सबसे पहले कर्नाटक में आई बीजेपी। कर्नाटक में अभी तो कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी का वहां पे जमीन है, वो मेन अपोजिशन है। अगले चुनाव में मेरा दावा यह है कि तेलंगाना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि वहां क्या था, बीआरएस और कांग्रेस के बीच वो टक्कर था। तो वो सबसे पहले तो वो जो मिनिमाइज करना जरूरी था। अभी जो आई है कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी है, और वो जिस तरह की नीति अपना रही है, देखिएगा कि आप अपने आप वहां पे बीजेपी से वो फर्स्ट पोजीशन पे आने वाली है। आंध्र प्रदेश में मोटा मोटी एनडीए की सरकार है, चाहे कोई भी रहे, दोनों में से एक सपोर्ट कर लेता है। एकमात्र ऐसा चैलेंजिंग स्टेट बना हुआ था जो कि बड़ा भी था, जिसके पास सीटों की भी संख्या थी, लेकिन वो बीजेपी के हाथ से हमेशा बहुत दूर था। उसको थोड़ा सा पास लाने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं अन्नामलाई के जाने में बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना है कि हाय हाय ये कैसे चला गया, ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो तो गद्दार निकला। ये सब लेफ्टिस्टों को करने दीजिए। जस्ट वेट एंड वॉच। बंगाल में जब पहली बार जब बीजेपी को 3 सीट आई थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला था। मैंने कहा था कि 3 इलेक्शन होने दो, तीसरे इलेक्शन होते होते तो फिर बीजेपी आ जाएगी। ये थर्ड इलेक्शन था, आ गई। मैं आज भी बोल रहा हूं, तमिलनाडु में 2 इलेक्शन होने दीजिए, तीसरे इलेक्शन में वहां बीजेपी की सरकार रहेगी। मैं आपको बोल के जा रहा हूं। राइट। हो और सकता है दूसरा कि क्या मैं कि कहां हूं, आप कहां हो, लेकिन ये होना हम है। हम यही होंगे पंकज जी, ऐसे ना बोलिए। हम्म, हम यही होंगे। और जी, एक चीज और है, जब आप बीजेपी के साथ जुड़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आप खुल्लम खुल्ला कर नहीं सकते। लाइक बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल। बहुत हम्म, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी है। पर क्या है ना, गुंडे से गुंडा ही लड़ सकता है, राइट? बिल्कुल। तो जब आप मैदान में खुले हाथ से उतर रहे हैं ना, तब आपको पता है कि लड़ाई कैसे लड़नी है। चाहे वो जेनजी को लुभाना हो, चाहे वहां पे इन्फ्लेमेटरी बयान देने हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, आपका हाथ खुल गया है। अब उन्होंने उनको खुला हाथ दे दिया कि जैसे लड़ना है लड़ो। प्लस एक चीज जो बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने पूरे टॉक में अभी तक नहीं डिस्कस की, दिल्ली की बीजेपी की कुछ यूनिट्स, बीजेपी यूनिट्स हैव ऑलवेज बीन बैड। द इनफाइटिंग हैज बहुत ज्यादा। ऑलवेज बीन प्रीटी बैड। दिल्ली एक यूनिट है जहाँ पे हमें, मतलब यहाँ पे जब सीएम बनाना था दिल्ली में, जीत के बाद, भारी जीत के बाद भी सीएम बनाने पे कितनी कवायतें हुई थी, क्योंकि इनफाइटिंग बहुत ज्यादा। सिमिलरली जो यूनिट बीजेपी की तमिलनाडु में भी है, उसमें इनफाइटिंग का लेवल, मैंने एक दो बार कुछ गेस्ट को बुलाया, एंड ऑफ द रिकॉर्ड व्हेन आई वाज रिकॉर्ड टॉकिंग, तो मेरे, मतलब मैं आई वाज लाइक यार ये लोग कैसे इलेक्शंस हैंडल करेंगे अगर आपस में एक दूसरे को इतना काट रहे हैं। तो बेस्ट है कि आप बंदे को गिव हिम फ्री हैंड टू हैंडल, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे दे बिल्कुल। कैन डू। क्योंकि बीजेपी में रह के तो नहीं कर सकते, और बीजेपी के वहां के लोगों ने बहुत कितने बड़े झंडे गाड़े हैं, वो सभी ने देख लिया है, जो वहां की यूनिट है, और तो लड़ अगर अगर ये कोशिश भी करते ना, बीजेपी में रह के कोशिश भी करते, तो वो लेग पुलिंग होती वहां पे, करने नहीं देते लोग। होती रही है बिल्कुल। पिछले कितने समय से हम देख रहे हैं लेग पुलिंग, और इसी वजह से एआईएडीएमके और डीएमके दोनों जीतते रहे हैं, दोनों बिल्कुल। जीतते रहे हैं, क्योंकि रीजन ही वही रहा है। तो अब देखते हैं जेनजी को लुभाते हैं, किस तरह काम करते हैं, बिकॉज ही इज वेरी गुड विद सोशल मीडिया। अन्नामलाई का हम्म, पीआर टीम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने भी उनको बहुत अच्छे से कवरेज दिए जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब वो आए थे इधर और पद यात्रा वगैरह कर रहे थे, डीएम के फाइल्स निकाल रहे थे। आर एन रवि के साथ मिलकर उन्होंने कितने सारे बस्ट किए, स्कैंडल्स और स्कैम्स वहां पे, जब वो बिल्कुल। यहाँ के गवर्नर थे। जी, योर फाइनल कमेंट्स। और इसी इसी वजह से जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं वो अन्नामलाई को हेट भी करती है, चाहे डीएमके हो या एआईडीएमके। दोनों बहुत, अन्नामलाई कोई भी चलेगा बीजेपी में, अन्नामलाई नहीं चलेगा। और यही हाल मैं एक जो एक्सपेरिमेंट देख रहा हूं मैं, पंजाब को लेकर भी बहुत कॉशियसली एक एक करके फूंक फूंक कदम बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि एज ए बीजेपी सपोर्टर, राष्ट्रवादी जो देश से प्यार करता है, हम कभी कभी बहुत अधीर हो जाते हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, ऐसे तो कभी चुनाव नहीं जीत सकेंगे, वगैरह बहुत तरह के कमेंट आते थे। अचानक वो सारे कमेंट्स डाई डाउन हो गए इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद।
देखिए हम क्या है कि हम नीचे से चीजों को देख रहे हैं, हमें एक हिस्सा सिर्फ नजर आ रहा है, जो ऊपर से बैठ के देख रहा है वो हर जगह देख रहा है। तो हैव फेथ, विश्वास रखें कि जिस व्यक्ति ने 2014 के बाद बीजेपी को 22 राज्यों में सरकार दिला दी, जिसने 370 खत्म कर दिया, जिसने राम मंदिर बनवा दिया, जिसने ये नक्सलवाद खत्म कर दिया, जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके इतना है, जो सीआईए और चाइना का एमएसएस के गेम प्लान को फॉयल कर रहा है बार बार म्यांमार में, उसके पास इतनी बुद्धि तो होगी कि कम से कम तमिलनाडु और पंजाब में कुछ तो सोच रहा होगा वो। इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्शनरी नहीं होना है, और ये बताया भी जाता है हम लोगों को कि तुरंत रिएक्शन देने वाला हमेशा गच्चा खा जाता है। नहीं, ये इन्होंने सेम स्ट्रैटेजी होल्ड योरसेल्फ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। येदियुरप्पा के टाइम पर 2012 में जब कर्नाटका जनता पार्टी बनी थी, इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि वो पार्टी 3 साल के अंदर वापस बीजेपी में मिल गई थी, राइट? आप देखिए ना, पूरा इतिहास देखिए जी गायत्री जी, मैं कह रहा हूं पूरा इतिहास देखिए। मैं तो जब से देख रहा हूं मदन लाल खुराना, इतने बड़े नेता दिल्ली के, बीजेपी छोड़ के गए, कहीं के नहीं रहे। कल्याण सिंह बीजेपी छोड़ के गए, अंत में यहीं आए। उमा भारती बीजेपी छोड़ के गए, यहीं आए। बाबूलाल मरांडी बीजेपी छोड़ के गए, आज बीजेपी में है। एक लीडर का नाम आप नहीं बता सकते कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गया हो वो सक्सेस हो गया। अंत में घूम फिर के यहीं आना है। सक्सेसफुल रहे हैं, देखिए कांग्रेस में सारे सक्सेसफुल, कांग्रेस में हो जाते हैं सक्सेसफुल। बीजेपी से जो छोड़ के जाने वाले सक्सेसफुल नहीं होते। हाँ, वो दोबारा तब सक्सेसफुल होते हैं जब वापस आ जाते हैं बीजेपी में, जैसे येदियुरप्पा। उमा भारती वापस आई, तब फिर से केंद्रीय मंत्री बनी मोदी वन में। येदियुरप्पा वापस आए, तब फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। विश्व की अन्नामलाई एक बार सारा वो यात्रा करने के बाद फिर से वापस आए, और आई डोंट नो क्या होगा। Let's see, but looks like it's a strategy being used by Bharatiya Janata Party, which is, I think, a good way, क्योंकि अन्नामलाई का he's young, dynamic, he wants to prove himself. ये उनको टाइम भी देगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। जैसे बहुत इनसाइड फाइटिंग जो होती रही है, इज बीन लाइक कि मेरे हाथ बांध दिए, मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा है, बीजेपी इंटरनली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, जो तमिलनाडु यूनिट है। तो एक ये उनके लिए भी चैलेंज की तरह होगा कि अपने आप को अगर एस्टैब्लिश करना है और कल को तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनना है, तो अपना लोहा पहले मनवाना पड़ेगा। Or this is a good, I would say, opportunity, challenge and opportunity both, right? Let's see. It's going to get interesting in Tamil Nadu with 2 new people coming into play, actor Joseph Vijay and Annamalai. पर दोनों में कुछ भी हो, मेन बात यह है कि ये जो भारत से अलग होने की बात करते थे, तमिल एल्लम की बात, ठीक है, नॉर्वे वगैरह से फंडिंग लेने की बात, सीआईए के एजेंट्स की तरह काम करने की बात, हिंदी को लेकर पार्टीज खड़ी की थी, दोनों की दोनों पार्टीज उस पे चल रही थी, उसी के ऊपर उन्होंने अपना आधारशिला बनाया था, वो खत्म हो जाएगा। एंटी इंडिया फोर्सेस कम होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स सी, टाइम विल टेल कि आगे ये कहाँ जाती है रणनीति। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।